वक्त की बड़ी खबर लेकिन यह है कि जम्मू कश्मीर में कल मोदी कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकती है। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। हालात को आम करने के लिए भी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। इसके साथ ही कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के बड़े मौकों का ऐलान किया जा सकता है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से कहा जा सकता है कि वो कश्मीरी नौजवान की भर्ती शुरू करें। तो बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। वहीं हालात को मामूल पर लाने के लिए नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी बड़े मौकों का ऐलान किया जा सकता है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कश्मीरी नौजवान की भर्ती में तेजी लाई जा सकती है। तो बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको जम्मू और कश्मीर रियासत के हवाले से। मोदी कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होने वाली है आने वाले दिन को और इस बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। मोदी कैबिनेट के जरिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सकता है जम्मू और कश्मीर के लिए। साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौकों का ऐलान भी किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये कहा जा सकता है कि वो जल्द अपने यहाँ कश्मीरी नौजवानों की भर्ती शुरू करें। तो इस वक्त की अहम खबर नाज़रीन आप तक पहुंचा रहे हैं। नौजवानों की भर्ती के काम में तेजी लाई जा सकती है। मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। आने वाले बुध को जम्मू कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़े मौकों का ऐलान किया जा सकता है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कश्मीरी नौजवानों की भर्ती में तेजी लाई जा सकती है। तो जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है बुध को और इस मीटिंग में ये अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कई और अहम फैसले जम्मू और कश्मीर की रियासत को मामूल पर लाने के लिए किए जा सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि रियासत के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा जा सकता है कि वो जल्द कश्मीरी नौजवानों की भर्तियां शुरू करें। और हमारे साथ जी मीडिया के नुमाइंदे रविंद्र कुमार मौजूद हैं फोन लाइन पर। मजीद मालूमात के लिए रविंद्र कुमार का रुख करेंगे। रविंद्र, बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सकता है मोदी कैबिनेट की जानिब से। इसके अलावा कश्मीरी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने की भी खबर है। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट है और सीसीए की बैठक है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होगी जिसे माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक कंप्रहेंसिव समग्र कोई पैकेज की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि 370 धारा हटने के बाद अब वहां के जो युवा है उनको रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए, वहां के लोगों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाए। आप देखिए कि अभी आज ही माइनॉरिटी अफेयर्स सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी गई है जो एसेस करेगी कि कश्मीर में खासकर वहाँ के जो युवा हैं उनको कैसे स्किल डेवलप किया जाए, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको कहाँ से रोजगार व्यवस्था हो सकती है। तमाम तरह की बातें हर मंत्रालय को कहा गया है कि वो कश्मीर को लेकर, जम्मू को लेकर और लद्दाख को लेकर स्पेशल ध्यान दे, विशेष ध्यान दे और जितनी भी नौकरियां अगर वहां पर उपलब्ध हो सकती है, नए सृजन हो सकता है, उन सब की वहां पर कोशिश करनी चाहिए। तो कल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से खासकर कश्मीर को लेकर एक बड़े पैकेज की घोषणा हो सकती है। जी रविंद्र, रोजगार की बात भी की जा रही है। जराये के हवाले से खबर है कि बड़े पैमाने पर कश्मीरी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मुहैया किए जा सकते हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा तवज्जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में नौजवानों की भर्ती पर दी जाने की बात की जा रही है अभी तक की खबरों के मुताबिक। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही, 1.5-2 महीना पहले ही कश्मीर में ही आर्मी ने अपना एक कैंप लगाया था जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीर के युवा उसमें पार्टिसिपेट किए थे नौकरी के लिए, सेना में भर्ती के लिए। तो कहीं न कहीं अब जो वहां पर कश्मीर को लेकर आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या फिर रेलवे डिपार्टमेंट के जो फोर्सेज हैं उनको लेकर भी विशेष योजना की जा सकती है जिसमें बड़ी संख्या में जो लड़के हैं, युवा हैं, जो अभी तक पत्थर उठाते थे, जो पाकिस्तान की बात सुनते थे, अब हिंदुस्तान
को अपना मानकर हिंदुस्तान में नौकरी करे, सेना के साथ रहे, गर्व से भारतीय कहलाए, और इस तरह की कोशिश की जा सकती है सेना, सीआरपीएफ या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा, जिनसे कि उनको रोजगार मिल सके। रविंद्र, वजारत दाखिला की भी, होम मिनिस्ट्री में भी एक बेहद अहम मीटिंग थी आज। क्या जम्मू और कश्मीर के हवाले से उस मीटिंग में कोई अहम फैसला लिया गया, कोई अहम चर्चा की गई है? देखिए, ये मीटिंग जो हुई है, जो जानकारी के अनुसार कि जो वहाँ के सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री बार बार वहाँ के जो सुरक्षा के मामले हैं, चाहे सीमा पर हो, उन सब के रिव्यू करते रहती है। तो ऐसा ही आज जो बैठक हुई है सुरक्षा को लेकर हुई है, क्योंकि आप देखिए कि 6 अगस्त के बाद से केवल 2 बदनसीबी से कह सकते हैं कि 2 मौतें हुई है, और एक तरह से जो एक ट्रक ड्राइवर है उसकी जो मौत हुई है वो पत्थरबाजों के हाथ हुई है, दूसरा पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हुई है। तो कहीं न कहीं सरकार को लग रहा है कि सुरक्षा को लेकर और कड़ाई बरती जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना भी हो, अपनत्व भी हो, और बेखौफ होकर वो अपनी बात भी कर सके और भारत की बात भी कर सके। शुक्रिया आपका रविंद्र, आप जुड़े हमारे साथ और ये अहम अपडेट्स आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। पीएम मोदी के पीओके प्लान पर पाकिस्तान में सियासी हड़कंप मच गया है। इमरान खान की पोल वहां की ऑपोजिशन पार्टी पीपीपी ने खोल दी। पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी क्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम की नींद पहले से ही उड़ी हुई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर मसले पर इमरान खान को नाकाम बताया है। बिलावल ने मीडिया से कहा, पहले हम भारत से श्रीनगर लेने की बात करते थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि हमें मुजफ्फराबाद बचाने के लाले पड़ गए हैं। पीपीपी चेयरमैन ने एक बार फिर इमरान खान और पाकिस्तानी फौज पर तंज कसा। उन्होंने कहा, इमरान खान इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड पीएम है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। बिलावल भले ही ये बातें वजीर आजम इमरान खान के लिए कर रहे हों, लेकिन बिलावल की ये बातें हिंदुस्तान के अपोजिशन पार्टी के कुछ लीडरान को भी जरूर सुननी चाहिए, जो आए दिन कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर सरकार पर हमलावर होते रहते हैं। ये होता है नतीजा जब हमारा सिलेक्टेड को आके बिठाते हैं और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की सियासत को अपने इंटरेस्ट के लिए, जो अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं होते, अपने इंटरेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिर ये सिलेक्टेड को लेके आते हैं और ये सिलेक्टेड जो है वो सिर्फ अपने सिलेक्टर्स को खुश रखते हैं, आपको, पाकिस्तान के अवाम को तो खुश नहीं रखते। इस्लामाबाद में पार्टी की एक अहम मीटिंग के बाद बिलावल ने मीडिया से कहा कि अब मुल्क के सामने ये बात साफ हो गई है कि इमरान खान सरकार जितनी नाकाम साबित हुई है, पहले कोई हुकूमत इतनी नाकाम नहीं हुई। आप सोते रहे और मोदी ने कश्मीर छीन लिया। मैं समझता हूँ ये सब हर पाकिस्तानी के सामने है कि जितना नाकाम ये हुकूमत हुआ है, किसी और हुकूमत नहीं रहा है। जितना नाकाम ये हुकूमत रहा है, जहाँ तक कश्मीर की बात, अच्छा रहे हम बर्दाश्त करते हैं, कह देते हैं ना कि हम बर्दाश्त करते हैं, अब जमहूरियत के साथ जो करें, आप मईशत को फेरा गरक कर दिया, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, 1 साल हो गया। कश्मीर पे कोई एक आंच नहीं आने देगा। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने सोते हुए बिजी थे, अब हमारा मईशत तबाह करने, अपने सियासी मुखालफीन को दीवार से लगाते हुए, को ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। बिलावल भुट्टो की बातों से साफ है कि कश्मीर पर मोदी सरकार की पॉलिसी से पाकिस्तान भीतर तक हिला हुआ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह भी कह चुके हैं कि अब अगला कदम पीओके है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वजीर आजम के कश्मीर पर सिफारती स्ट्राइक की सबसे बड़ी झलक फ्रांस में G7 समिट के दौरान दिखाई दी, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के सामने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को समझा दिया कि वो कश्मीर पर किसी भी तीसरे मुल्क या इदारे की सालिसी का ख्वाब देखना छोड़ दे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कितने बड़े ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी हंसी मजाक की ये तस्वीरें साबित करती हैं। दुनिया के लीडरान मोदी के इस्तकबाल का इंतजार करते हैं और इसीलिए पीएम मोदी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि सारी दुनिया के सामने कश्मीर पर सालिसी का राग गाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी ने बता दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दो तरफा मुद्दा है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के इंटरनेशनल गेम में इमरान खान के सामने कश्मीर पर सालिसी की बात करने वाले ट्रंप ने भी दुनिया के सामने कह दिया कि कश्मीर का मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही मिलकर सुलझाएं। They speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. फ्रांस में G7 की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के उस झूठ का सच भी बता दिया जिसमें वो बार बार दुनिया के सामने मोदी पर बातचीत न करने का इल्जाम लगाया करते थे। पीएम मोदी ने बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की राह छोड़ दे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर मुश्तरका तौर पर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया तब मैंने उनसे कहा है हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़े, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़े और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है। पीएम मोदी ने कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का इंकशाफ करते हुए पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ एक किया। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के अहद को दोहराया। इसका फायदा ये हुआ कि कश्मीर में पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसी की पूरी दुनिया ने मुखालिफत की। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम ने तमाम बैनुल अक़वामी एजेंसियों के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के सामने जाकर अपना रोना रोया, लेकिन चीन के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के घड़ियाली आंसुओं को दरकिनार किया। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन के अलावा हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक जिनमें श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश हैं, उन्होंने भी कश्मीर में पाकिस्तान के रुख की मुखालफत की और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक सही बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं फ्रांस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात से बौखलाए पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। दोनों लीडरान की मुलाकात से परेशान पाक के पीएम ने टीवी पर अपने खिताब के दौरान हिंदुस्तान को जौहरी जंग की धमकी दे दी, जिस पर बीजेपी के लीडरान ने चुटकी ली है। फ्रांस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम नरेंद्र मोदी की कश्मीर पर सालिसी को मुस्तरद करने से इमरान इतने बौखलाए कि उन्हें जौहरी हथियार याद आने लगे। इमरान खान ने कहा कि दोनों मुल्कों के पास जौहरी हथियार हैं। ऐसे में अगर ये मामला जंग तक जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों को खिताब करते हुए इमरान ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर पर बातचीत करना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान दहशतगर्दी और दूसरे मुद्दों पर तवज्जो मबजूल करता रहा है। इमरान ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र करते हुए इसे पीएम मोदी की बड़ी गलती बताया। बीजेपी के लीडरान ने पाकिस्तान की धमकी को गीदड़ भभकी करार देते हुए कहा
कि ऐसी बातें पहले से ही सुनने को मिलती रही हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार मसला कश्मीर को अच्छे से डील कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जिनके पास खाने को रोटी नहीं है वो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीर को वजीर आजम मोदी से मुलाकात के बाद उन पर भरोसा जताया। फ्रांस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपनी आवाम को खिताब करने के दौरान खुद को कमजोर बताते हुए कहा कि आज उनका साथ कोई नहीं दे रहा है और न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी लड़ाई का नतीजा यही निकलेगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। खबर है कि आईएसआई ने हिंदुस्तान में बड़े हमले की साजिश रची है। हाल ही में तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए 6 मुश्तबा शख्स ने पूछताछ में कई अहम इंकशाफ किए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने हिंदुस्तान में हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर अब्दुल रऊफ अस्कर को सौंपी है। जैश के दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने को कहा गया है। आईएसआई से हिदायत मिलने के बाद अब्दुल रऊफ असगर ने एलओसी पर 30 से 40 दहशतगर्दों के ग्रुप को लॉन्चिंग पैड पर भेजा है। दहशतगर्द पाकिस्तान की बीएटी की टीम में शामिल होकर हिंदुस्तानी जवानों पर हमले की फिराक में है। जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द हिंदुस्तान पर समुंदर के रास्ते भी हमले की तैयारी में हैं। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक नेवी को दहशतगर्दों की नई साजिश की खुफिया जानकारी मिल चुकी है और दहशतगर्दों के हमले को नाकाम करने के लिए इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। जैश-ए-मोहम्मद का जो अंडर वाटर विंग है, एक वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, तो यही एक चेंज है। पर हम अब निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूं कि पूरे सतर्क रहेंगे हम और कोई भी इनका जो इरादा होगा उसको नासफल करेंगे। खुफिया एजेंसियों के जराये के मुताबिक पहली बार पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम ने अपने अंदर एक खास रेजिमेंट को तैयार किया है जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान के साहिली इलाकों से दरअंदाजी कर दहशतगर्दाना हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने आम कश्मीरियों को परेशान करने के लिए नई साजिश रची है। जराये के मुताबिक दहशतगर्द सेब की फसल को बाजार में नहीं आने दे रहे हैं। सेब के कारोबारियों को दहशतगर्द धमका रहे हैं। आपको बता दें कि 67% कश्मीरी यानी 7 लाख कुनबे सेब के कारोबार पर मुनहसिर हैं। मुल्क के कुल सेब प्रोडक्शन का 79.3% का हिस्सा जम्मू और कश्मीर में होता है। सालाना 6,500 करोड़ रुपए का सेब एक्सपोर्ट होता है। रियासत की जीडीपी का 8% सेब से आता है। तो दहशतगर्दों ने अब नया तरीका निकाला है, नई साजिश रची है। वादी में अमन और चैन को डिस्टर्ब करने के लिए अब सेब के कारोबारियों को धमकाया जा रहा है दहशतगर्दों की जानिब से। जी हां, दहशतगर्द अब सेब कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं। दहशतगर्द कारोबारियों को धमकियां दे रहे हैं। सेब को बाजारों में आने से रोक भी रहे हैं दहशतगर्द। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत ने कश्मीर को सियासी और इक्तिसादी तौर से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वहां के फल ताजिर अपनी फसल को लेकर फिक्रमंद हैं। सयाह वहां नहीं जा रहे, सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अभी तक फोन सर्विसेज शुरू नहीं की गई हैं। सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करने का सीजन गलत चुना क्योंकि टूरिज्म और फलों के प्रोडक्शन का वक्त होता है। अब जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। आज से नहीं, पिछले 3 हफ्ते अब हो गए, 3 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं सामान्य अभी भी नहीं है। अभी भी रिस्ट्रिक्शन उसी की तरह बनी हैं जैसे पहले बनी थी। स्कूल कॉलेजेस तो खोले हैं लेकिन कोई जाता नहीं है उसमें। और टेलीफोन पे अभी भी पाबंदी है। सरकार कहेगी कि लैंडलाइन है लेकिन लैंडलाइन तो आज किसी के पास है नहीं।
और श्रीनगर सेक्रेटरीट के बाद अब जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों से भी जम्मू कश्मीर का परचम हटा दिया गया और अब यहां सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे विशाल पांडे की रिपोर्ट। श्रीनगर में सचिवालय से जम्मू कश्मीर का झंडा हटने के बाद वहां तिरंगा लहरा रहा है। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ आपको तिरंगा लहराता हुआ ही नजर आएगा। इस वक्त हम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखिए 2 पोल लगे हुए थे, एक पर जम्मू कश्मीर का झंडा हुआ करता था और एक पर देश का तिरंगा। अब सिर्फ यहाँ पर आपको तिरंगा लहराता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है तो जम्मू कश्मीर में आप ये बदलाव साफ तौर से देख पा रहे हैं। एक देश, एक विधान, एक संविधान, जो कि एक प्रमुख नारा था देशवासियों का, वो आपको जम्मू कश्मीर में अब पूरा होता हुआ नजर आएगा। अब लगभग सभी जो दफ्तर हैं सरकारी, वहां से जम्मू कश्मीर का लाल रंग का झंडा हटा दिया गया है। देश का तिरंगा शान से फहरा रहा है जम्मू कश्मीर के अलग अलग दफ्तरों में। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। वहीं शाहिद चौधरी ने जी मीडिया से खास बातचीत में गुलाम नबी आजाद के दावों की पोल खोल दी। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर शाहिद चौधरी ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि श्रीनगर में हालात दिन ब दिन मामूल पर लौट रहे हैं। हुक्काम अब मुहर्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। लैंडलाइन फोन हर जगह चल रहे हैं, राशन दस्तयाब है, दवाइयां सभी अस्पतालों में मौजूद हैं। श्रीनगर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। शाहिद चौधरी श्रीनगर के डीसी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पल पल की जानकारी ले रहे हैं ताकि जो आधारभूत सुविधाएं लोगों की होती हैं वो उनके तक पहुंच सके। शाहिद चौधरी जी, इस वक्त श्रीनगर के हालात कैसे हैं? हालात में मैं समझता हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों में बहुत इंप्रूवमेंट भी है। काफ़ी एरिया में रिस्ट्रिक्शन जहाँ जहाँ रिमूव की हैं वहाँ वायलेंस फ्री, इंसिडेंट फ्री दिन रहा। काफ़ी इंप्रूवमेंट ट्रैफिक को लेके भी है और हमारा जो फोकस है एसेंशियल सप्लाईज पे, सर्विसेज पे, तो वो हमने कायम रखा हुआ है। मेडिसिन और अगर हम LPG सिलेंडर और राशन की बात करें तो वो श्रीनगर के लोगों तक पहुँच पा रहा है आसानी से? देखें, श्रीनगर जो है वो एज सेंटर एक्ट करता है जितने भी मेडिकल सप्लाईज की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो 70% सप्लाईज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाती हैं, जिसमें हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं गवर्नमेंट के, वो इंचार्ज होते हैं, वो मेंटेन करते हैं स्टॉक की सारी डिटेल, कितना स्टॉक हमारे पास आ रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया या कहीं कोई शॉर्टेज है। और 30% सप्लाईज ऐसी हैं जो हॉस्पिटल्स अपनी प्रोक्योर करते हैं J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के थ्रू। जो 70% मेडिकल सप्लाईज जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी आती है उसमें 33 करोड़ की मेडिसिन अभी तक पिछले 30 दिन में 35 डेज में अराउंड 33 करोड़ की मेडिसिन श्रीनगर में आई है। और अभी तक पिछले 30 दिन में 35 डेज में अराउंड 33 करोड़ की मेडिसिन श्रीनगर में आई है और जो स्टॉकेज को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। शुरू में जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से रही वो भी अब इंप्रूव हो गया है, क्योंकि लैंडलाइंस भी फंक्शनल हुए हैं और जो हमारे जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर थे वो भी एक्टिवेशन होने के बाद आपस में जो तालमेल उसका बढ़ा है। और बाकी जो 30% उसमें से सफिशिएंट हमारे पास लगभग 1 महीने की मेडिसिन अवेलेबल है। उसके बियॉन्ड 30% जो सप्लाईज हॉस्पिटल में रहती है, हॉस्पिटल में जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी दवाई लगती है तो उसमें से 60% गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है और 40% जो है वो पेशेंट को खुद लेनी पड़ती है हमारे हॉस्पिटल्स में। और जो कंप्लीट मेडिकल सप्लाईज की और स्टॉक्स की जो डिटेल है वो हमने मीडिया में भी शेयर की है। शाहिद जी, अगर हम ये जानना चाहें, आपने लैंडलाइन की बात की, कितने जगह पर श्रीनगर में लैंडलाइन की सुविधा दे रखी है लोगों को बात करने के लिए पब्लिक बूथ के तौर पर, और इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी कब तक शुरू होने की कुछ संभावना आपको नजर आती है? जैसे जानते हैं कि लैंडलाइन रिस्टोर करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, तो 3 एक्सचेंज जो अभी हमारे जो नॉन फंक्शनल थी उनमें भी जो टेक्निकल इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व किए जा रहे हैं और बाकी जहां बंद था उसके अलावा बाकी तमाम जो है एक्सचेंजेस हैं BSNL की, तो उनको ओपन किया गया है। मुहर्रम को लेकर क्या तैयारी है? मुहर्रम को लेकर हमने जितने भी इमामबाड़ाज हैं और जितने भी उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे हमने मीटिंग की है और हर एक इमामबाड़ा की और हर एक प्रोसेशन को लेकर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है उस पर डिसीजन लिया गया और फाइनेंशियल असिस्टेंस जहाँ देने की जरूरत है, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो इकदाम लिए जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है श्रीनगर में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अब डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और जैसे आपने देखा होगा कि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी एरिया में रिमूव की गई हैं। एक जो मोबिलिटी का ईज है वो लाया गया है और जहाँ कहीं कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जो भी स्टेप्स उनको लेने की जरूरत है लॉफुली वो लेते हैं। ओवरऑल सिचुएशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे शाहिद चौधरी, DC श्रीनगर, जो कि कह रहे हैं कि लगातार हालात सामान्य हो रहे हैं, लैंडलाइन 4 को रिस्टोर किया गया है और इसके साथ ही साथ मुहर्रम को लेकर भी प्रशासन की तरफ से तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर। बढ़ेंगे खबरों में आगे। श्रीनगर के बशारत अहमद आइस स्केटिंग खेल में अपना जौहर दिखाने को तैयार हैं। वो यूरोप जाकर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं और ये मौका पाकर वो काफी खुश हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। 16 साल के आइस स्केटिंग खिलाड़ी
बशारत यूरोप में अपने वतन के लिए खेलेंगे। श्रीनगर के बशारत अहमद मीर का सिलेक्शन अंडर 19 आइस स्केटिंग चैंपियनशिप यूरोप के लिए हुआ है। यूरोप के बेलारूस में 5 सितंबर से होने वाली चैंपियनशिप में बशारत हिस्सा लेंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। बशारत रियासत के पहले नौजवान हैं जिनका आइस स्केटिंग में सिलेक्शन हुआ है। महज 16 साल की उम्र में मेहनत और जज्बे ने बशारत को इस मकाम तक पहुंचा दिया है। मैं 8 साल से स्केटिंग कर रहा हूं। ये पहले मैं रोलर स्केटिंग करता था, फिर एक बार गुलमर्ग में कैंप हुआ था आइस स्केटिंग का, तो फिर मैंने देखा ये जो रोलर स्केटिंग है ओलंपिक्स में नहीं है, लेकिन जो आइस स्केटिंग है ओलंपिक स्पोर्ट है, तो मैंने सोचा कि इसी में अपना करियर बनाऊं, तो तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और रिसेंटली मेरी जो सिलेक्शन हो गई है ये दिल्ली में इसकी ट्रायल थी, इसमें हम 4 लड़के हो गए अंडर 19 में सिलेक्ट। यूरोप में एक कंट्री है बेलारूस, वहाँ मिन्स्क में, तो मैंने अब फ्यूचर प्लान्स मतलब मेरे दिमाग में मतलब आगे ओलंपिक्स में जाना है, इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करना है, आगे जाना है। बशारत ने रियासत के दूसरे नौजवानों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में न आए और मुल्क के लिए खेलें और पढ़ाई करके अपना और मुल्क का नाम रोशन करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आजकल के लड़कियाँ जो ड्रग्स में या कुछ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, उसमें अपने टाइम को ज़ाया मत करो, किसी चीज़ की तरफ ध्यान दो जिसमें आपको आगे जाना है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अगर आप सच्चे दिल से प्रैक्टिस करोगे आप आगे जा सकते हो, अगर आप में दम होगा। बशारत की कामयाबी से वालिदैन खुश हैं। उन्हें फख्र है कि उनका बेटा हिंदुस्तान के लिए खेलेगा और कश्मीर के दूसरे नौजवानों के लिए मिसाल पेश करेगा। बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है हमारे लिए। ये पहला ही बच्चा बड़ा वाला हमारा है, तो इसने बहुत कोशिश की। हमने इसको बोला था ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये खेल कूद में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर हमने भी सोचा कि इसको इस लेवल में जाने के लिए हमने भी बहुत सपोर्ट किया है। किसी भी तरह इसको चाहे मनी के हिसाब से, चाहे किसी भी फील्ड में हमने इसको सपोर्ट किया है। बहुत गर्व है इंडिया के लिए खेलेंगे। इंडिया के लिए खेलेंगे। हाँ, मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पे। अपने खेल का जौहर दिखाने के लिए यूरोप जा रहे बशारत के पूरे यूरोप टूर में तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया उठा रही है। श्रीनगर के डीसी ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि अब तक इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 20 से ज्यादा नौजवान और हुनरमंद खिलाड़ियों की मदद की जा चुकी है। पूरे कश्मीर वादी में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इससे पहले बांडीपुरा में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जो बाहर की कंट्रीज़ में जाके पार्टिसिपेट करते थे, तो जिला इंतजामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती थी। श्रीनगर में लास्ट 4 to 5 मंथ्स में लगभग 20 ऐसे यंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको हमने आउट ऑफ कंट्री स्पॉन्सर किया है। बशारत एक यंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, और इंटरनेशनल आइस स्केटिंग कॉम्पिटिशन है बेलारूस में, वहाँ के लिए जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़रूरत थी, उसकी एयर टिकटिंग का, वहाँ पे जो इनके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, बोर्डिंग लॉजिंग और बाकी जो रिक्वायरमेंट थी, लगभग 3 लाख रुपए की जो जरूरत थी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर उनको स्पॉन्सर कर रही है। कश्मीर से ये पहले युवक हैं जिनका आइस स्केटिंग में सिलेक्शन हुआ है और कह रहे हैं कि इन्हें बहुत गर्व होगा इंडिया के लिए खेलने में। तो कुल मिलाकर आप देखिए, कश्मीर का युवा अब खेल की तरफ आगे बढ़ रहा है, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है, और माँ बाप भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जितना उनसे बन पा रहा है। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर। नामालूम दहशतगर्दों ने पीर को जनूबी कश्मीर के पुलवामा के जंगलात वाले इलाकों से गुर्जर तबके के 2 लोगों को किडनैप कर लिया, जिसके बाद उनमें से एक का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पीर की शाम 7:30 बजे पुलवामा जिले के त्राल इलाके के जंगली इलाके से खाना बदोश गुर्जर तबके के 2 लोगों को अगवा किया गया, जिसमें राजौरी जिले के अब्दुल कादिर कोहली और श्रीनगर के खोनमो इलाके के मंसूर अहमद को अगवा किया गया। इसकी जानकारी मिलने पर दोनों की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान कोहली की गोलियों से छलनी लाश जंगल से बरामद हो गई, जबकि मंसूर अहमद की तलाश की जा रही है। बढ़ते बुलेटिन में आगे, जिला उधमपुर के हर गली और नुक्कड़ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को फरोग देने के मकसद से उधमपुर में एक वसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम में मेजर जनरल मेडिकल और नायब कमिश्नर उधमपुर मौजूद रहे। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर रोशनी डाली गई और बच्चों की तालीम पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम का अहम मकसद लोगों को लड़कियों की तालीम के तई बेदार करना और गाँव में लड़कियों को तालीम के लिए स्कूल की तरफ लाना है। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के ताल्लुक से CD भी जारी की गई और एक साइकिल रैली का भी एहतमाम किया गया, जिसे नायब कमिश्नर उधमपुर ने हरी झंडी दिखाई। साइकिल रैली टाउन हॉल से निकली और मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर और मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए
जहां से शुरू हुई थी वहीं जाकर खत्म हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत अवेयरनेस फैलाई जा रही है। स्कीम की वजह से गाँव में शहरों में जो लोग हैं इनके माध्यम से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से स्कूल जो है वो बच्चों के लिए खोल रही है, जिससे बहुत सी लड़कियां पहले स्कूल नहीं जाया करती थी, वो भी स्कूल जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम काफी बेनिफिशियल साबित हुई है। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, देन गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ तक मैंने सुना था कि गवर्नमेंट पहले बोला जाता है कि गवर्नमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, बट अब मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट हर एक रिस्पेक्ट में बेटर है प्राइवेट से। यहाँ पे काफी फैसिलिटीज है गर्ल्स के लिए। मैं तो गर्ल्स हाई सेकेंडरी में पढ़ी हूँ, तो काफी फैसिलिटीज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। पढ़ेंगे खबरों में आगे। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने महकमे के अफसरान के साथ डांगडोरो डैम साइट का दौरा किया और पक्कलदुल हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के कामकाज का जायजा लिया। डीडीसी को प्रोजेक्ट से मुतासिर हुई 6 फैमिलीज के बारे में जानकारी दी गई थी, जिन्हें मुआवजा जारी किया जा चुका है। इस मौके पर डीडीसी ने मुतासिर लोगों से गुजारिश की कि बिला ताखिर मुआवजे की रकम ले लें और प्रोजेक्ट के काम में रुकावट न डालें। लोगों ने इस मौके पर डीडीसी से कई शिकायतें भी की और कुछ मुतालबात भी रखे, जिसे डीडीसी ने सुना और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कठुआ डोडा जिले की सरहद पर वाक़े कैलाश कुंड की यात्रा शुरू हो चुकी है। उमस भरी गर्मी और तेज धूप में भी बर्फ जैसा मौसम और चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों की गोद में एक अलग कुदरती माहौल वाले कैलाश कुंड में वासुकीनाथ के मंदिर की यात्रा को लेकर अकीदतमंदों में काफी जोश है। यात्रा के रास्ते पर अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए लगाए जाने वाले भंडारे की लोगों की कमेटियां अपने अपने मकाम के लिए रवाना हो गई। इंतजामिया की जानिब से भी यात्रा को लेकर कई तरह की तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पीने के पानी समेत साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया। तो ऐसा है कि आज कैलाश यात्रा जा रही है, जो बहुत पहले से जाती है और हम अक्सर यहाँ जो आते हैं इनको सियाफ करने आते हैं। ये पुरानी रिवायत है यहाँ, तो इसलिए मैं भी यहाँ इनको सियाफ करने के लिए आया हूँ। और मेरा यही होगा इसमें पैगाम के सब लोग जो हैं मिलकर हैं जो है ये सिलसिले मन चलाते रहें, ताकि जो है इस इलाके की तरक्की हो और इसके यहाँ का आमद जो है कायम रहे। देखिए आज अपने रीति रिवाज के साथ यहाँ से यात्रा स्टार्ट हुई है, कैलाश यात्रा। आज यहाँ से ये इनका पहला पड़ाव जो है हायन में होगा, तो सिक्योरिटी के नज़रिए से जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस यात्रा को जो है डोडा पुलिस प्लस CRPF 33 बटालियन जो यहाँ पे है ये सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर रही है और पूरे रास्ते में जो हमने आरोपी लगा दी है। हमारी एडवांस पार्टियां भी 19 तारीख को निकल गई थी, वो कैलाश कुंड पहुँच चुकी हैं। उसके बाद भी हमने 24 तारीख को 2 पार्टीज़ निकाली थी, एक हाइन में और दूसरा जो है रामटून में जो है उन्होंने स्टे किया हुआ है। तो इस बार जो है पुख्ता सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो है हमने किए हैं यहाँ। के बावजूद भी है जो यहाँ का नागा कल्चर है, नागा कल्ट यहाँ का जो बहुत मशहूर है, उसके तहत जो यहाँ यात्राएं जाती हैं, मुख्तलिफ यात्राएं जाती हैं, उनमें जो है लोग भारी तादाद में जो हिस्सा ले रहे हैं, जो देखते ही बनता है कि यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा इस कदर मजबूत है कि कैसे भी हालात हों, लेकिन यहाँ लोग अपने भाईचारे को नहीं छोड़ रहे हैं। राजा रहबर जमाल, ज़ी मीडिया। और कश्मीर के गांदरबल में कई इलाकों के किसान तरबूज की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मकामी किसानों की माने तो तरबूज की खेती अगर सही तरीके से की जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। एक खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीर से एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो काफ़ी जरखेज ज़मीन मानी जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल हाकुरा के एक इलाके में। जजना ये इलाका कहलाता है और इस इलाके में यहाँ पर ये वाटरमेलन जो है इसका प्रोडक्शन यहीं कश्मीर से निकलता है। इलाका है नॉर्थ कश्मीर के इलाके हैं जिसमें गांदरबल का ये एरिया है और उसके अलावा शादीपुरा, सुंबल के कुछ इलाके हैं जहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो है इसका प्रोडक्शन, इसका फसल जो है हमें तैयार होता है। इस फसल के हवाले से बताएं कि इसका जो दायरा है कितना होता है। हालांकि ये जो एरिया है जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं जजना इलाका है, यहाँ पर इस फसल को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। कश्मीर में इस साल इस प्रोडक्शन का जो मार्केट में हमने देखा अच्छा खासा चर्चा रहा और 40 किलो के हिसाब से 40 रुपए किलो के हिसाब से परचून रेट में हमें ये बाजार में मिलता था। हमारे साथ चंद नौजवान मौजूद हैं, इनकी तरफ आना चाहेंगे, अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम हिलाल अहमद है, मैं इसी गांव जजना का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से।
तो ये जो हमारा प्रोडक्शन है वाटरमेलन का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है इस साल का। तो इससे पहले हम यहाँ पे इसका प्रोडक्शन नहीं किया करते थे, क्योंकि इससे पहले थोड़ा मार्केट में इसका दाम नहीं मिल रहा था। तो अब इस साल हमने इसका जो मतलब प्लांटेशन की, तो इस साल हमें बहुत अच्छा दाम मिला। 20 रुपीज़ kg पर kg। पहले जब हालात ख़राब नहीं थे तो इससे पहले 27 रुपये पर kg मिल रहा था। तो अब इस वक्त 17 रुपये पर kg मिल रहा है हमें। तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिला हमको। तो ये डिपेंड करता है इस पे, इसको कैसा मैन्योर मिलना चाहिए, फर्टिलाइज़र कैसा मिलना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन की स्ट्रेंथ कैसी है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो इस साल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। तो कुल मिलाकर बताएं कि एक मुहतात अंदाजे से कि कितना प्रोडक्शन हमने इस वक्त मार्केट भेजा होगा। जी, अभी जिस ज़मीन पैच में हम खड़े हैं ये अभी 3 कनाल का है, तो इससे हमें 30 क्विंटल का प्रोडक्शन मिला है। 30। तो वाटरमेलन का जो मतलब एरियाज़ है, किस किस एरिया में उगते हैं ये, यहाँ पे हमारे विसिनिटी में गांव है, वाकुरा है, बादामपुरा है, आहन है और बहुत सारे गांव यहाँ के हैं। फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे वाटरमेलन का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़जना के वाकुरा गांदरबल इलाके में फसल तैयार हुई है और फसल तैयार होने के साथ साथ इसके जो दाम है वो भी बेहतर मिल रहे हैं। रुकवानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, वाकुरा, ज़जना, गांदरबल, कश्मीर। बढ़ेंगे आगे। बट्टा विलेज में एक मेटाडोर ओवरलोडिंग के चलते हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक मेटाडोर काबू खोने से खाई में जा गिरी, जिसमें तकरीबन 41 अफराद संगीन तौर से जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरन जिला हॉस्पिटल उधमपुर में लाया गया, जिसमें से एक को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाकी जख्मियों का इलाज जिला हॉस्पिटल उधमपुर में चल रहा है। ये मिनी बस पंचगराई नगरोटा से उधमपुर के लिए आ रही थी। बट्टा विलेज के पास ड्राइवर ने काबू खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरे मुल्क में जोर शोर से शुरू हो गई हैं। मुंबई से चलकर गणपति पुंछ में हिंद पाक बॉर्डर पर विराजने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान गणपति बप्पा सरहद पर तैनात होंगे। दरअसल 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भगवान गणेश की पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार एलओसी पर बाकायदा भगवान गणेश की मूर्ति कायम होगी। भारत पाक बॉर्डर पर तैनात होने के लिए मुंबई से भगवान गणेश की मूर्ति कश्मीर के लिए रवाना भी हो गई है। वक्रतुंड महाकाय। इस साल जम्मू कश्मीर में भी भगवान गणेश के भक्त उनका इस्तकबाल करने और गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी में हैं। ऐसे ही एक अकीदतमंद हैं किरण ईशर। पुंछ की रहने वाली किरण पिछले 3 साल से यहाँ धूमधाम से गणेश की पूजा करती हैं। माहौल तो अभी तक तनावपूर्ण नहीं है, अभी तक पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं हुई है और ये पिछले 10 साल से हम गणपति जी को वहाँ स्थापित कर रहे हैं अपने सैनिक भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए और सभी वहाँ के नागरिकों में प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए। और जो हमारे ये 1 नंबर गणपति है, पूरे हमारे भाइयों पे, सैनिक भाइयों पे और हमारी पूरी वहाँ की जनता को ये अपनी आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। और पूरे हर्षोल्लास के साथ 10 दिन तक हमारा ये उत्सव चलता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, भंडारा होता है, जैसे कि मुंबई में ये उत्सव चलता है पूरे धूमधाम से, वैसे ही हम वहाँ पे भी मनाते हैं। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। इस बार किरण मुंबई से भगवान गणेश की मूर्ति लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच रही हैं। उन्होंने मुंबई में भगवान गणेश की 3 मूर्तियां खरीदी। इस दौरान करीब 6.5 फीट ऊंची मूर्ति भी दिखी, जिस पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है और उस पर बीच में भारत पाक बॉर्डर चाराजा लिखा हुआ है। हम ये मूर्ति स्वराज एक्सप्रेस से कल सुबह यहाँ से हम जाएंगे और वहाँ जम्मू में परसों पहुँचेंगे हम शाम को, और उसके आगे फिर हम लोग ट्रक से लेकर जाने वाले हैं। पुंछ की किरण दरअसल मुंबई में रहती हैं, जहाँ गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ लोग हर तरह की मुरादें पाते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। किरण भी मुंबई से मूर्तियां लाकर एलओसी के पास कायम करती हैं और उनकी पूजा करती हैं।
मुंबई से जम्मू तक मूर्तियों को ट्रेन में लाया जाएगा। उसके बाद जम्मू से पुंछ तक फौज की निगरानी में मूर्तियां पुंछ पहुंचेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे नाजरीन। आपको बता दें कि त्राल इलाके से 2 शहरों को अगवा किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जम्मू और कश्मीर के हवाले से आपको बता रहे हैं। त्राल से 2 शहरियों को अगवा किया गया है। इससे पहले भी एक खबर हमने आपको दिखाई थी, 2 शहरियों को अगवा किया था दहशतगर्दों ने त्राल से, और दोनों मकामी लोगों को मार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू और कश्मीर से, दहशतगर्दों ने त्राल इलाके में 2 शहरियों को अगवा कर लिया था। ये दोनों ही शहरी मकामी थे, दोनों मकामी लोगों को मार डाला दहशतगर्दों ने। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।